पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो जब बैक्टीरिया इतने अच्छे से अपनी लाइफ जी ही रहा था, जो कि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बने ही क्यों? क्योंकि अब नेचर को और कॉम्प्लेक्स और लार्जर ऑर्गेनिजम्स बनाने थे, तो इसलिए इवॉल्व हुए यूकैरियोटिक सेल्स। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, इसके क्या टाइप्स होते हैं, और इसमें हम दो ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक वर्ड बना है दो वर्ड्स को मिला के, एक है यू और एक है कैरियोटिक। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब हमें पता है न्यूक्लियस। तो जैसा हमने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था, प्रो का मतलब था प्रिमिटिव या फिर बिफोर, और कैरियन का मतलब था न्यूक्लियस, यानी उसके पास में कोई ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। जो न्यूक्लियस था, जैसे ये अगर ये सेल है तो इसके अंदर जो डीएनए था वो सिंपली साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट था, उसके आसपास कोई प्रॉपर न्यूक्लियस बना हुआ नहीं था। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में, जिसको कि हम बोल रहे ट्रू न्यूक्लियस है, यानी प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें इसके आसपास देखने के लिए मिलती है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। इसके अलावा हमने एक और चीज़ बोली थी प्रोकैरियोटिक सेल में कि सिंपल है कंपेरेटिवली यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो सिंपल होते हैं और स्मॉल होते हैं, राइट। लेकिन यूकैरियोटिक सेल कैसे हैं? लार्ज हैं और कॉम्प्लेक्स है। तो क्योंकि ये लार्ज है और कॉम्प्लेक्स है, तो इसके अंदर जो भी दूसरे भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में फिर कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या एग्जाम्पल्स थे। देखिए, साथ साथ में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कंपेयर करते हुए, ताकि आपको पिछली क्लास की भी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल के जो एग्जाम्पल्स पढ़े थे उसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये हमने पढ़े थे। तो यूकैरियोटिक सेल्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं, बहुत ईजी है, आप बता सकते हैं आसानी से। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इतना तो आपको याद ही है। इसके अलावा दो नाम और आपको याद करने हैं, वो हैं फंगाई और प्रोटिस्टा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स के। अब समझते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के टाइप्स। तो यूकैरियोटिक सेल के दो टाइप्स हैं, एक तो है प्लांट सेल हो सकता है और दूसरा हो सकता है एनिमल सेल। अब यूँ तो ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में, यानी ये दोनों ही कैसे होंगे? लार्ज और कॉम्प्लेक्स। दोनों ही के पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, राइट। लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस क्यों आते हैं, ये समझने के लिए आप सोचो कि प्लांट में और एनिमल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। एनिमल सेल्स में तो हम भी आ जाते हैं, राइट, और प्लांट सेल्स का हमें पता ही है। क्या प्लांट्स अपनी जगह से मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर? नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो अब हम समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? सेल वॉल। प्लांट सेल के पास में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, वहीं एनिमल सेल्स के पास में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, सेल वॉल क्या होता है ये तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी भी सेल की। तो ये अगर सेल है, इसके ऊपर एक तो लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है और दूसरी लेयर होती है सेल वॉल की। तो ये सेल वॉल है। अब सेल वॉल प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, तो उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग चाहिए, जो कि इनको हर तरह के मुश्किल से प्रोटेक्ट कर सके, जैसे रेन से या हीट से या किसी भी और एनिमल से, किसी भी और स्पीशीज़ से प्रोटेक्ट करके रखे। इसलिए प्लांट्स के पास में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, तो उन्हें थोड़ी सी फ्लेक्सिबल आउटर लेयर चाहिए, इसलिए हमारे पास में क्या होता है? सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में भी है, दोनों में है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट होती है। इसके बाद में दूसरी चीज़ है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करने में मदद करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करने की किसको ज़रूरत है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने की ज़रूरत है। तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट किसके पास प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में। तीसरी चीज़ आ जाती है वैक्यूल। तो वैक्यूल एक ऐसी स्पेस है, आप बोल सकते हैं, कि ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर सारे एक्स्ट्रा जो भी मिनरल्स हैं, एक्स्ट्रा जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या जो भी वाटर है, वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो वैक्यूल प्लांट सेल्स के अंदर बड़ा होता है और एनिमल सेल्स में
या तो ये प्रेजेंट होता है तो बहुत छोटा होता है, और या फिर प्रेजेंट ही नहीं होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं सेंट्रियोल्स की। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में। ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ये सेल डिवीजन के वक्त हेल्प करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास में है? एनिमल सेल्स के पास में है। इसके बाद में एक और है, वो है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम भी ज़्यादा हमको एनिमल सेल्स में ही देखने के लिए मिलता है। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल के बारे में। हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यूकैरियोटिक वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, यू और कैरियोटिक। यू का मतलब है ट्रू, कैरियोटिक का मतलब है क्या? न्यूक्लियस। यानी इसके पास में कैसा न्यूक्लियस है? प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो लार्ज और कॉम्प्लेक्स होता है ये। इसके पास में दूसरे भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई और प्रोटिस्टा इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद में इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, वो है प्लांट सेल और एनिमल सेल। इन प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में हमने समझा कि कुछ डिफरेंसेस होते हैं इनमें। वो इसलिए क्योंकि एक जो है वो मूव नहीं कर सकता अपनी जगह से, एक मूव कर सकता है, तो उस हिसाब से हमें इसमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। सेल वॉल किस में प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। वैक्यूल सिर्फ प्लांट्स में बड़ा होता है और एनिमल्स में बहुत ही छोटा होता है। वैक्यूल के अंदर जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं, मिनरल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है, वो स्टोर होता है। सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। फिर है लाइसोसोम्स, जो कि सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इन सारे चीज़ों के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। हम लोग आने वाली 5 क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ऑर्गेनेल्स को पढ़ते जाएंगे। तो आज हम लोगों को 2 ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है, जो कि है, एक है सेल वॉल और एक है सेल मेम्ब्रेन। बस इन 2 ऑर्गेनेल्स के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन 2 लेयर्स के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किस में है? प्लांट्स में प्रेजेंट है, ये एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जैसे अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनना है, तो अगर ये सेल है तो ये जो पहली इनर मोस्ट लेयर है ये है सेल मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर आ जाती है क्या? सेल वॉल, अगर प्लांट्स हैं तो। इन दोनों के बारे में आप डिटेल में एक एक करके समझते हैं। तो शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। अभी हमने बोला सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? ये एक थिन फ्लेक्सिबल कवरिंग है जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। तो हम यहाँ पर फिर से एक बार बना लेते हैं ये सेल मेम्ब्रेन। ये सेल है, ये सबसे ऊपर की जो लेयर है इसको हम बोलते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन। ये कैसी होती है? ये थिन है और फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड नहीं है। सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है, और सेल मेम्ब्रेन रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। हमें सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत ही क्या है? तो इसकी क्या नीड है ये हम समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर आ रही है और कौन सी चीज़ सेल से बाहर जा रही है, राइट। तो इसकी सबसे पहली नीड क्या हो गई कि ये मूवमेंट को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। कहाँ से? फ्रॉम इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो क्योंकि ये कुछ ही सब्सटेंसेस को सेल से अंदर और सेल के बाहर जाने देती है, सारे सब्सटेंसेस जो सोचे कि हम इसको क्रॉस कर ले तो सारे सब्सटेंसेस क्रॉस नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम देते हैं, वो है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली मतलब सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चीज़ों को, परमिएबल यानी कुछ ही चीज़ों को अलाउ करेगी अपने थ्रू पास होने के लिए सेल के अंदर या सेल से बाहर जाने के लिए। तो इसलिए हम सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब समझते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन आखिर बनी किन चीज़ों की है। तो इसका क्या कंपोजिशन है? सेल मेम्ब्रेन बनी होती है 4 चीज़ों की। ये 4 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले है फॉस्फोलिपिड्स, फिर है प्रोटीन्स, फिर है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमें ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में देखने के लिए मिलता है, और फिर है कार्बोहाइड्रेट्स। तो इन चारों चीज़ों के बारे में हम अभी डिटेल में समझेंगे। एक बार फिर से ये सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? यूकैरियोटिक सेल 2 वर्ड से मिलकर बना है, यू और कैरियोटिक, जिसका मतलब है ट्रू न्यूक्लियस, यानी इसमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है डीएनए के आसपास। ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स होता है,
प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है, स्मॉल और सिंपल होता है। तो ये क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है इसलिए इसमें अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, प्रोटिस्टा। इसके दो टाइप्स होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, मतलब ये एक्स्ट्रा है। इसके अलावा जो ऑर्गेनेल्स है वो कॉमन में आ जाएंगे। तो प्लांट सेल के पास में सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है और बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है। वहीं एनिमल सेल के पास में सेंट्रियोल्स और लाइसोसोम्स एक्स्ट्रा उसमें प्रेजेंट है। सेल वॉल प्लांट्स में ही प्रेजेंट है और सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट है। इन दोनों को ही आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन को हमने कहा ये थिन और फ्लेक्सिबल होती है और सेल वॉल कैसी है, रिजिड और नॉन लिविंग थिक कवरिंग होती है। सेल मेम्ब्रेन की क्या नीड है, तो सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है मूवमेंट सब्सटेंसेस का इन एंड आउट ऑफ द सेल। फिर हमने कहा कि हम इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी इसी रीजन से कहते हैं। इसका कंपोजिशन क्या है, ये 4 चीज़ों से मिलकर बनी है, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल जो कि सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है और कार्बोहाइड्रेट्स। अब एक एक करके इन चारों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड जो आपको दिख रहा है 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है फॉस्फो और एक है लिपिड्स। फॉस्फो का मतलब यहाँ पर क्या है, फॉस्फेट, और लिपिड्स का मतलब है ऑयल या फिर फैट जिसको हम बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर फॉस्फोलिपिड्स की बाय लेयर प्रेजेंट होती है। बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब है 2, ठीक है। तो 2 लेयर प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड्स की हमारे अंदर। फॉस्फोलिपिड्स 2 वर्ड से बना है, एक है फॉस्फेट और एक है लिपिड्स। फॉस्फो मतलब फॉस्फेट, लिपिड्स मतलब ऑयल या फैट जो भी प्रेजेंट है। देखो ये जो फॉस्फो होता है, फॉस्फेट ग्रुप है हमारे पास में, ये बनाता है एक पोलर हेड, और ये जो लिपिड्स वाला पोर्शन है ये बनाता है नॉन पोलर टेल। ये हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है जिसको कि हमने बोल दिया कि जो पोलर हेड है ये फॉस्फेट ग्रुप की वजह से है। यानी फॉस्फेट ग्रुप कैसा है, पोलर है नेचर में। पोलर है यानी वाटर सल्यूबल है, एक्वस एनवायरनमेंट में सल्यूबल है। ये नॉन पोलर है यानी ये नॉन एक्वस में सल्यूबल है। ये लिपिड की लेयर है और ये नॉन एक्वस के लिए है और ये एक्वस के लिए है, राइट। तो हम लोगों ने ये बेसिक चीज़ें समझ ली। अच्छा, तो अब ये अरेंज्ड कैसे होते हैं, ये जो फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर है कैसे अरेंज्ड है, ये समझने के लिए आप पहले मुझे बताओ, अगर ये सेल है तो सेल के बाहर एक्वस फेज होता है या नॉन एक्वस फेज होता है? सेल के बाहर होता है एक्वस फेज। और सेल के अंदर कैसा फेज होता है? सेल के अंदर भी एक्वस फेज ही होता है, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है उसमें ज़्यादातर तो पानी है और सेल के बाहर भी क्या है, पानी है। तो अगर बाहर और अंदर दोनों तरफ पानी है और हमको बनाना है इस लेयर को ऐसा कि ये एनवायरनमेंट से अलग दिखे, तो इसके लिए इसीलिए हम इस लेयर को ऑयल या फैट की बनाते हैं। तो क्योंकि सेल में बाहर और अंदर दोनों तरफ ही एक्वस फेज होता है, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है ये किस तरह से 2 लेयर फॉर्म करता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये है पोलर हेड जो कि किस में, वाटर में सल्यूबल है, राइट। अंदर भी कैसा है, सेल के अंदर, ये सेल से बाहर का इन्वायरमेंट है और ये सेल से अंदर का इन्वायरमेंट है। तो सेल के बाहर वाटर सल्यूबल आ जाएगा, सेल के अंदर भी वाटर सल्यूबल आ जाएगा। फिर से सेल के बाहर वाटर सल्यूबल, सेल से अंदर वाटर सल्यूबल, सेल के बाहर, सेल से अंदर, और अंदर की तरफ इन दोनों लेयर्स के बीच में आ जाएगी ये लिपिड की लेयर। ये है क्या, लिपिड की लेयर, जो कि नॉन पोलर है, जो कि लिपिड की बनी हुई है यानी वाटर सल्यूबल नहीं है। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन में जो सबसे पहली चीज़ है वो है फॉस्फोलिपिड्स, यानी फॉस्फेट और लिपिड की यानी ऑयल या फैट की लेयर। 2 लेयर प्रेजेंट है, बाय लेयर यानी 2 लेयर प्रेजेंट है। इस तरह से 2 लेयर प्रेजेंट होती है। 2 पोर्शंस हमने बताया, एक है पोलर हेड, एक है नॉन पोलर टेल। पोलर हेड में फॉस्फेट ग्रुप है और नॉन पोलर में लिपिड है। ये एक्वस फेज में सल्यूबल है और ये नॉन एक्वस फेज में ही सल्यूबल है। तो सेल के बाहर भी एक्वस फेज होता है, सेल से अंदर भी एक्वस फेज होता है। तो जो लेयर इसको सेपरेट कर रही है वो यहाँ पे फिर लिपिड की लेयर इस तरीके से बनती है। क्या ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये रिजिड है? ये हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन है और फ्लेक्सिबल है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड तो नहीं है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। जैसे एक थिन लेयर ऑफ ऑयल होता है अपने आप मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कह सकते हैं कि फ्लूइड है नेचर में। कैसी है, फ्लूइड। फ्लूइड यानी फ्लो कर सकती है, रिजिड नहीं है। तो इसलिए हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा है कि ये फ्लूइड है। अब दूसरी चीज़ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसकी बनी होती है वो है प्रोटीन्स। अब यहाँ पर प्रोटीन्स का क्या काम है, ये बन तो गई लेयर, सेपरेट करना था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है कि बस वो सेपरेट कर दें दोनों इन्वायरमेंट को और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करें। 2 चीज़ें पढ़ी थी हमने। तो एक चीज़ तो हमने पढ़ ली कि सेपरेट कैसे हो रहा है, अब ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है ये अब हम समझते हैं। तो ट्रांसपोर्ट होता है कुछ भी सब्सटेंस प्रोटीन की वजह से। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर
तो ये हमने बनाई है हमारी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें ये नॉन पोलर टेल है, ये पोलर हेड है, ये हमने समझ लिया है। ये जो आपको दिख रहा है ये है इसमें प्रोटीन। तो ये क्योंकि एम्बेडेड है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या, इंटीग्रल प्रोटीन। और ये जो आपको सरफेस पे अटैच्ड दिख रहे हैं ये चारों, ये सरफेस पे अटैच्ड है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। तो जो एम्बेडेड है वो इंटीग्रल प्रोटीन, जो सरफेस पे वो है पेरिफेरल प्रोटीन। इस इंटीग्रल प्रोटीन का मेन काम है ट्रांसपोर्ट कराना, यानी किसी भी सब्सटेंस को अगर अंदर बाहर करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो उसके लिए इंटीग्रल प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। पेरिफेरल प्रोटीन का क्या काम है, इसका मेन काम सिग्नलिंग में है। सेल सिग्नलिंग में पेरिफेरल प्रोटीन का काम है, यानी जो भी सिग्नल जा रहे हैं उसको रिसीव करना, उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना, ये पेरिफेरल प्रोटीन का काम है। तो जैसे यहाँ पर आपको कुछ प्रोटीन्स दिख रहे हैं, ऐसे सिर्फ कुछ प्रोटीन्स नहीं होते, बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक मोसैक जैसा स्ट्रक्चर देते हैं। तो अभी हमने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, फ्लूइड है नेचर में, रिजिड तो है नहीं, और मोसैक जैसा स्ट्रक्चर बनाती है पूरे प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड साथ में मिलके। तो इसलिए क्या हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड मोसैक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या फ्लूइड मोसैक मॉडल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये जो आपने स्ट्रक्चर देखा, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्लूइड मोसैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपको रीज़न समझ में आ गया कि इसको फ्लूइड मोसैक मॉडल क्यों कहते हैं। और ये दिया किसने, ये दिया दो साइंटिस्ट ने जिनका कि नाम है निकोलसन और सिंगर। ये दो नाम है साइंटिस्ट के जिन्होंने कि ये 1972 में ये स्ट्रक्चर बताया था या ये मॉडल बताया था। अब तीसरी चीज़ पे चलते हैं जो कि है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पे एम्बेडेड होता है इस तरीके से, जैसे आपको ये पिंक में स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल बीच बीच में एम्बेडेड होता है। इस कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है, ये ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में ही हमें देखने के लिए मिलता है, ये प्लांट सेल्स में उतना प्रोमिनेंट नहीं है। अब जैसे अगर बहुत कोल्ड टेम्परेचर है, अगर बहुत ठंडा हो जाता है टेम्परेचर, तो उस वक्त ये कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा रिजिड होने से प्रिवेंट करता है, यानी बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं बनाता। और अगर बहुत हाई टेम्परेचर है तो उस वक्त इसको बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं बनाता, बहुत ज़्यादा जैसे पानी फ्लूइड नेचर का है वैसा बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं बनाता। तो ये एक आप बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी बना के रखने का काम होता है कोलेस्ट्रॉल का। तो स्टेबिलिटी बना के रखता है फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन में। अब चौथी चीज़ हमने जो बोली थी वो क्या था वहाँ पे, शुगर। शुगर या फिर आप बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे। तो या तो ये प्रोटीन से अटैच्ड होंगे इस तरीके से, या फिर ये इस लिपिड की लेयर पर अटैच्ड हमें दिखते हैं। तो इधर कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर का काम क्या है, ये हेल्प करते हैं सेल कम्युनिकेशन में। तो ये सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पर ही प्रेजेंट होते हैं, और ये अटैच्ड किससे होते हैं, या तो प्रोटीन से या फिर लिपिड से। तो अगर ये प्रोटीन से अटैच्ड है तो हम इनको बोल देते हैं फिर क्या, ग्लाइको प्रोटीन, और अगर लिपिड से अटैच्ड है तो हम बोल देते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको का मतलब क्या यहाँ पे, ग्लूकोज, ग्लाइको का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज, और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, लिपिड्स यहाँ पे लिपिड्स। तो ये कंपोजिशन हमने पढ़ लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चार चीज़ों से मिलकर बनी है, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स या फिर शुगर। फॉस्फो मतलब फॉस्फेट, लिपिड यानी ऑयल या फैट, इसकी दो लेयर प्रेजेंट होती है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है पोलर हेड और नॉन पोलर टेल का। तो जो पोलर हेड है वो फॉस्फेट से बना है, नॉन पोलर टेल लिपिड से, और फॉस्फेट एक्वस होता है, लिपिड नॉन एक्वस होती है नेचर में। उसके बाद में सेल के बाहर भी कैसा एनवायरनमेंट है, वाटर सोल्यूबल यानी एक्वस। सेल के अंदर भी जो साइटोप्लाज्म है वो भी एक्वस है। तो इसलिए बाहर की तरफ दोनों लेयर्स में बाहर की तरफ जो है वो पोलर हेड है और अंदर की तरफ नॉन पोलर टेल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड नहीं होती है, फ्लूइड होती है नेचर में, इसलिए हम इसको फ्लूइड बोल सकते हैं, राइट। फिर दूसरी चीज़ है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का यहाँ पे मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट का या सिग्नलिंग का। जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, जिसका कि मेन काम ट्रांसपोर्ट करने का है। कोई भी सब्सटेंस अगर चाहे तो वो यहाँ पर से फिर प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर आता है। उसके अलावा पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, ये है पेरिफेरल प्रोटीन्स, इनका मेन काम क्या है, सिग्नलिंग का। ये मोसैक जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं साथ में, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि फ्लूइड मोसैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दो साइंटिस्ट ने दिया था, निकोलसन और सिंगर, इन 1972। फिर है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में हमें देखने के लिए मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है तो ये रिजिड नहीं होने देता सेल मेम्ब्रेन को, अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो बहुत फ्लूइड नहीं होने देता। तो ये स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, बीच बीच में इस तरह से एम्बेडेड होता है कोलेस्ट्रॉल। शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम है सेल कम्युनिकेशन का। ये प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स पर या फिर लिपिड्स पर। प्रोटीन्स पर है तो ग्लाइकोप्रोटीन बोल देंगे, लिपिड्स पर है तो ग्लाइकोलिपिड्स बोल देंगे। अब हम समझते हैं कि कोई भी सब्सटेंस सेल से बाहर होता है अगर, तो वो सेल के अंदर आता कैसे है। तो दो मेन तरीके हम पढ़ेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दो तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कोई भी सब्सटेंस आ सकता है, या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट से या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। नाम से समझ में आ रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि यहाँ पर कोई एटीपी यूज़ नहीं होती है ट्रांसपोर्ट के वक्त, यानी कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है। क्योंकि कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल होगा, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस फ्लो होगा। तो ये होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें हम, तो यहाँ पर एटीपी का यूज़ होता है, और यहाँ पर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी यहाँ पर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भी सब्सटेंस मूव हो सकता है। तो ये आ जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट होने के तीन तरीके होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट तीन तरह से हो सकता है। सबसे पहला है डिफ्यूजन, फिर दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा है ऑस्मोसिस। तो ये तीनों ही प्रोसेस में एटीपी यूज़ नहीं होगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी सब्सटेंस मूव करेगा। सबसे पहले समझते हैं डिफ्यूजन। तो जब भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी भी प्रोडक्ट को मूव होना है, किसी भी सब्सटेंस को मूव होना है, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू मूव हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर बहुत सारे सब्सटेंसेज हैं, ये ज़्यादातर क्या है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, यही ज़्यादातर डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं। तो इधर से आ जाते हैं क्या फिर ये हायर कंसंट्रेशन, यानी जहाँ यहाँ पर ज़्यादा नंबर में, ज़्यादा क्वांटिटी में ये गैसेस प्रेजेंट है, यहाँ पे कम में है। तो जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पर से कम, जहाँ पर है वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली फ्लो होता है डिफ्यूजन के थ्रू। तो इसको हम बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन तो हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में तो जा रहा है, लेकिन किसी की मदद से फैसिलिटेट हो रहा है। तो यहाँ पर ये इस प्रोटीन की मदद से डिफ्यूजन होता है। तो जैसे ये कोई भी सब्सटेंस है, ये बहुत सारे सब्सटेंसेज हैं, ये यहाँ पर से मूव हो जाएंगे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो ये हो जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस होता है वाटर में, जहाँ पर वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है वहाँ पर से फ्लो कहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे वाटर कम प्रेजेंट है। तो ये हो जाता है किसमें, ऑस्मोसिस में। तो ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट मोस्टली किस में होगा, जिसमें कि जो मॉलिक्यूल है वो बहुत स्मॉल है और वो नॉन पोलर है नेचर में। नॉन पोलर होने का क्या मतलब है कि वो लिपिड में आसानी से सल्यूबल है, इस लेयर में आसानी से सल्यूबल है। तो आसानी से सल्यूबल है तो इसको आसानी से क्रॉस कर लेगा, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में, इसलिए हम इसको रख रहे हैं। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें जो सब्सटेंस है वो हो सकता है कैसा हो, लार्जर हो, और कैसा हो, पोलर हो, यानी इस मेम्ब्रेन में सल्यूबल ही ना हो। तो यहाँ पर से किसी को भी आना है तो फिर वो एटीपी का यूज़ करके इधर से आ सकते हैं। जैसे ये सब्सटेंसेस है, यहाँ पर ये इसके अंदर जो भी सब्सटेंस है वो आकर और यहाँ पर से रिलीज हो सकता है। तो ये दो बेसिक तरीके हमें एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ट्रांसपोर्ट के, वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एग्जाम्पल आ जाएगा सोडियम पोटेशियम पंप का। अब हम लोग बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल हमने कहा कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में देखने के लिए मिलती है, एनिमल सेल्स में देखने के लिए नहीं मिलती। प्लांट सेल्स में क्यों, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए हर चीज़ के अगेंस्ट, रेन, हीट, कोई भी और एनिमल्स, हर चीज़ के लिए एक और एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो हमें सेल वॉल देती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी थी, थिन और फ्लेक्सिबल, फ्लूइड लाइक। लेकिन सेल वॉल कैसी होती है, सेल वॉल होती है रिजिड और नॉन लिविंग। इसको हम नॉन लिविंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मेटाबॉलिज्म या कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं जो कि नॉर्मली लिविंग सेल्स में होती हैं। लेकिन ये नॉन लिविंग लेयर भी बनाते तो लिविंग सेल्स ही हैं प्लांट्स में। तो ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट सेल्स में, ये हमें समझ में आ गया। रिजिड है, नॉन लिविंग है, आउटर कवरिंग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये प्रेजेंट होती है। इसका मेन काम क्या है, इसका काम है शेप देना, इसका काम है स्ट्रेंथ देना, प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करना, ये काम होता है सेल वॉल का। अब जैसे हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन चार चीज़ों से मिलकर बनी है, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स। वैसे ही सेल वॉल भी अलग अलग कंपोजिशन के होते हैं, यानी सेल वॉल प्लांट्स के अलावा फंगाई में और बैक्टीरिया में और एल्गे में भी प्रेजेंट होते हैं। तो सब में अलग अलग चीज़ों के बने हुए हैं, क्योंकि ये सब अलग अलग जगह पर रहते हैं, इसीलिए सबकी सेल वॉल अलग अलग चीज़ों से कंपोज्ड है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स की, हम लोग कंपोजिशन की बात कर रहे हैं।
सबसे पहले प्लांट्स की बात करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल 4 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ये 4 चीज़ें क्या हैं? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। प्रोटीन स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है। इस पेक्टिन को हम कैल्शियम पेक्टेट भी बोल सकते हैं। अब एक एक करके समझते हैं इनके बारे में। तो सेल्यूलोज जो है, ये सेल्यूलोज होता है एक नॉन लिविंग सब्सटेंस। ये बना हुआ है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का। तो सेल्यूलोज ही वो मेन चीज़ है जो कि सेल वॉल को एक शेप देती है और उसमें उसको सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने का काम, जो मेन काम है वो सेल्यूलोज का है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं बैम्बू की स्टिक्स है, तो ये बैम्बू की स्टिक्स है, ये सेल्यूलोज की तरह काम करेंगी, किसी भी चीज़ को प्रॉपर सपोर्ट देंगी। प्लांट की सेल वॉल को प्रॉपर सपोर्ट देना, स्ट्रेंथ देना, ये मेन काम सेल्यूलोज का है। हेमी सेल्यूलोज यहाँ पर एक रोप की तरह काम करेंगी जो कि इन सारे बैम्बूज को आपस में जोड़ के रखेंगे। समझ में आया हेमी सेल्यूलोज का क्या काम है? तो हेमी सेल्यूलोज को हम बोल सकते हैं कि लिंक करके रखता है सेल्यूलोज को, राइट। अब ये जो कैल्शियम पेक्टेट है या पेक्टिन है, इसका काम क्या होता है? अलग अलग सेल्स को ग्लू करके रखना। ग्लू करके रखना यानी चिपका के रखना। जैसे ये एक ईंट है और ये दूसरी ईंट है, तो इन दोनों ब्रिक्स को साथ में जोड़ने का काम कौन करता है? सीमेंट करता है। तो वैसे ही ये सीमेंट का काम करता है कौन? पेक्टिन। ठीक है। और ये जो प्रोटीन है ये बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कि जनरली सिर्फ और सिर्फ बिल्ड करने में काम आता है। तो ये 4 चीज़ें हमें प्लांट्स की सेल वॉल में देखने के लिए मिलती है। सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। सेल्यूलोज ही वो मेन सब्सटेंस है जो कि शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्ट, सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। नॉन लिविंग सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के या पॉलीसेक्राइड के ये बने हुए होते हैं। अब इसको हमने एक एग्जाम्पल से समझा कि जैसे अगर ये बैम्बू है तो बैम्बू मेन सेल्यूलोज है जो कि सपोर्ट देंगे, और हेमी सेल्यूलोज इनको आपस में लिंक करने का काम करेंगे। पेक्टिन या कैल्शियम पेक्टेट का क्या काम है? ये ग्लू करके रखता है, सीमेंट के जैसा काम करता है। ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, तो इन दोनों सेल्स को साथ में जोड़े रखने का काम पेक्टिन करता है। और प्रोटीन बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है जो कि बिल्ड करने का काम करता है। इसके बाद में हम समझते हैं फंगाई के बारे में। तो फंगाई की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है किसकी? काइटिन की। इसी तरह से हमने कल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, तो बैक्टीरिया बना होता है पेप्टिडोग्लाइकिन का। और फिर हम बात करते हैं एल्गे की। जिन 2 चीज़ों पर एनसीईआरटी ने ज़्यादा फोकस किया है वो है प्लांट्स की सेल वॉल और एल्गे की सेल वॉल, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो एल्गे की सेल वॉल बनी होती है 3 चीज़ों की, जिसमें सबसे पहले है सेल्यूलोज। ये वही सेल्यूलोज है जो हमने यहाँ पर पढ़ा, वही सेम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ। इसके अलावा इसके पास में अलग से कुछ पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं, और होता है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। ये वही कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि आपको चौक वगैरह में देखने के लिए मिलता है। ये पॉलीसेकेराइड 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो है मैनेंस और दूसरे हैं गैलेक्टेंस। तो यहाँ पर भी सेल्यूलोज यही है, जैसे बैम्बू स्टिक्स है या घर बनाते वक्त आयरन रॉड यूज़ होते हैं जो कि मेन स्ट्रक्चर दे रहे हैं, वैसे ही काम यहाँ पे सेल्यूलोज का है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या काम है यहाँ पर? ये हार्ड और रिजिड बनाने का काम करते हैं। हार्ड और रिजिड बनाने का काम करते हैं सेल वॉल को। इसके अलावा ये जो 2 चीज़ें प्रेजेंट है, ये पॉलीसेकेराइड के 2 टाइप्स हमने यहाँ पे लिखे, मैनेंस और गैलेक्टेंस। इनके बारे में समझते हैं। ये बना होता है गैलेक्टोज शुगर का और ये बना होता है मैनोज शुगर का। तो मैनोज शुगर का यहाँ पे काम होता है कि और ज़्यादा स्ट्रेंथ बना के रखे पूरी सेल वॉल में, और वहीं गैलेक्टोज शुगर का काम होता है कि वाटर को रिटेन करके रखे, होल्ड करके रखे, ये इसका काम है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि सेल वॉल एक रिजिड नॉन लिविंग कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। ये शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने का काम करती है। 4 अलग अलग हमने चीज़ें पढ़ी जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं, जिसमें है प्लांट्स, फंगाई, बैक्टीरिया और एल्गे। प्लांट्स में बनी होती है सेल वॉल 4 चीज़ों की, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। सेल्यूलोज जो कि नॉन लिविंग सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का बना है, जो मेन स्ट्रेंथ दे रहा है। हेमी सेल्यूलोज इन सेल्यूलोज को लिंक करता है। पेक्टिन जिसको हम कैल्शियम पेक्टेट भी बोल सकते हैं, वो सेल को ग्लू करने का काम करता है। और प्रोटीन जो कि स्मॉल अमाउंट में है, ये बिल्ड करने का काम करता है सेल वॉल को। फंगाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकिन की, और एल्गे की बनी होती है अगेन 3 चीज़ों से, सेल्यूलोज, पॉलीसेकेराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे हार्ड और रिजिड बनाने का काम करता है सेल वॉल को। पॉलीसेकेराइड 2 तरह के हैं, मेनेंस और गैलेक्टेंस। मेनेंस जो मेनोज शुगर से बने, गैलेक्टेंस गैलेक्टोज शुगर के बने हैं। मेनेंस का काम क्या है? यहाँ पे स्ट्रेंथ को ऐड करना, और गैलेक्टोज शुगर का काम है वाटर को रिटेन करके रखना।
अब थोड़ा सा और समझते हैं प्लांट की सेल वॉल के बारे में। तो प्लांट की जो सेल वॉल है वो 3 अलग अलग लेयर्स से मिलकर बनी होती है। इसमें 3 लेयर्स हैं। ये 3 लेयर्स क्या क्या हैं? एक तो है मिडल लैमेला, फिर है प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये जो मिडल लैमेला है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि अलग अलग सेल्स में प्रेजेंट होती है। इसमें सबसे ज़्यादा होता है क्या? कैल्शियम पेक्टेट। अभी हमने पढ़ा था कि कैल्शियम पेक्टेट क्या काम करता है। कैल्शियम पेक्टेट क्या काम करता है? सीमेंट की तरह इनको ग्लू करके रखने का काम करता है। तो ये ग्लू करके रखता है अलग अलग सेल्स को। तो ये मिडल लैमेला सबसे बाहर प्रेजेंट है। फिर है प्राइमरी सेल वॉल। जैसे आपने कभी जो छोटा सा जो प्लांट होता है उसको देखा है, उसका ये जो बार्क होता है क्या ये बहुत टफ और रिजिड होता है? नहीं, ये होता है कैसा? सॉफ्ट। राइट, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, थिन होता है। तो ये जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तब होता है उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल। और जब प्लांट पूरा ग्रो हो जाता है तब ये आपको दिखता है कैसा है? ये टफ हो जाता है, रिजिड हो जाता है। तो ये होती है इसकी क्या? सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि कब बनती है? जब प्लांट पूरा ग्रो हो जाता है। तो ये 3 लेयर्स होती है प्लांट की सेल वॉल में, मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये कैसी हो जाएगी? थिक और स्ट्रॉन्ग। और इसके अंदर क्या होगा? लिग्निन। ये लिग्निन का क्या काम है? ये इसको हार्ड बना के रखने का काम करती है सेल वॉल को। तो ये हम लोगों ने बेसिक समझा आज यूकैरियोटिक सेल के बारे में, प्लांट सेल वॉल के बारे में और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम लोग समझेंगे इसकी एनसीईआरटी और सॉल्व करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब समझते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यूकैरियोटिक वर्ड बना है 2 वर्ड से, यू और कैरियोटिक। यू का मतलब है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रॉपर्ली मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। ये हमने एग्जाम्पल सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था इस लेक्चर के कि 4 चीज़ें, 4 कैटेगरीज जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है वो है प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा और फंगाई। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स। कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने होना, यानी अलग अलग ऑर्गेनिल्स के प्रॉपर मेम्ब्रेन्स होना जो कि उनको साइटोप्लाज्म से सेपरेट करते हैं। ये हमें यूकैरियोटिक सेल में देखने के लिए मिलता है। यूकैरियोटिक सेल्स पजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवलप, यानी प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रॉपर न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होता है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटर एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। ये हम लोग आगे की लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि कौन से साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स इसमें होते हैं। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। प्रॉपरली क्रोमोसोम्स बने होते हैं इनकी जेनेटिक मटेरियल के। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सारे यूकैरियोटिक सेल्स एक जैसे नहीं होते। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में डिफरेंस होता है क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं सेल वॉल्स, प्लास्टिड्स और एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर ये सब रखा जाता है। एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स के पास में होते हैं सेंट्रियोल्स जो कि प्लांट सेल्स के पास में प्रेजेंट नहीं होते। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। और ये सेंट्रियोल्स का क्या काम है? ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। तो प्लांट सेल में हमें दिख रहा है इतना बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में वैसा नहीं है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट है। अब समझते हैं, लेट अस नाउ लुक एट इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनाइज टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s। तो जब 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था तब हमें बहुत डिटेल में पता चला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जैक्टली कैसी दिखती है। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स इनेबल्ड द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके पहले जब केमिकल स्टडीज़ हुई थी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, स्पेशली जो हमारा एरिथ्रोसाइट है यानी रेड ब्लड सेल है उसके ऊपर जब केमिकल स्टडीज़ हुई थी तब पता चला था कि कैसा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हो सकता है। दीज स्टडीज शोड दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। हमने पढ़ा था 4 चीज़ों से मिलकर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है, लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स या फिर शुगर। तो इन 4 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। बाइलेयर 2 लेयर में ही अरेंज्ड होते हैं। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट। तो जो एक्वस फेस से सल्यूबल है यानी कि जो पोलर हेड है वो बाहर की तरफ होता है दोनों ही लेयर्स में, और जो नॉन पोलर पार्ट है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। This ensures that the nonpolar tail of the saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment.
इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन्स ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, स्टेबिलिटी बनाने का काम करते हैं। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन्स ऑल्सो पजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो बाद में क्या पता चला हमें कि इसके अंदर प्रोटीन भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। अलग अलग जो सेल्स हैं उनमें अलग अलग लिपिड और प्रोटीन का रेशियो या कंसंट्रेशन हो सकता है। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। तो हमारी जो आरबीसी होती है उसके अंदर 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड्स है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरीफेरल। यानी दो तरह से हम बोल सकते हैं प्रोटीन्स हमारे अंदर होते हैं, इंटीग्रल और पेरीफेरल। पेरीफेरल प्रोटीन्स कहाँ पे होते हैं, सरफेस पे, और इंटीग्रल प्रोटीन्स कहाँ पर होते हैं, मेम्ब्रेन में। पेरीफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है फ्लूइड मोसेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें ये ऊपर ऑरेंज कलर के स्टैंड्स है, यह है पेरीफेरल प्रोटीन, उसके ऊपर शुगर लगा हुआ है, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है, इंटीग्रल प्रोटीन है, नीचे जो गोल्डन में आपको दिख रहा है इनके अंदर वो कोलेस्ट्रॉल है। तो फ्लूइड मोसेक मॉडल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोसेक मॉडल। ये हमने अभी पढ़ा था 1972 में। सिंगर और निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट आते हैं जो कि फ्लूइड मोसेक मॉडल देते हैं। According to this, the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within the overall bilac। क्वाजी फ्लूइड का मतलब यहाँ पर है सेमी फ्लूइड। तो सेमी फ्लूइड नेचर जो है लिपिड का, उसकी वजह से ये आसानी से मूव हो सकती है। जो हमने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड नहीं है सेल वॉल की तरह, ये फ्लूइड है, थिन है, फ्लेक्सिबल है, आसानी से मूव हो सकती है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो नहीं मूव होते हैं, वो ऊपर नीचे या ज़्यादा नहीं मूव होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो लिपिड की लेयर बनी हुई है वो ज़्यादा मूव होती है। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो important from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis, cell division etc। तो फ्लूइड नेचर अगर नहीं होगा इस मेम्ब्रेन का तो हमें एंडोसाइटोसिस भी करना बड़ा मुश्किल है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि पूरा सेल किसी भी एक सब्सटेंस को पूरी तरह से एनगल्फ कर ले, तो उसके लिए सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए फ्लेक्सिबल। अगर रिजिड होगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सेल डिवीजन या कुछ भी सिक्रीशंस है, ये सब चीज़ें आसानी से तभी हो सकती हैं जब सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, फ्लूइड नेचर की है, ना कि बहुत ज़्यादा रिजिड। One of the important functions of the plasma membrane is transport of molecules across it. The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it। ये हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम ट्रांसपोर्ट करने का है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हम इसको बोलते हैं। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and is called the passive transport। बिना एनर्जी के अगर कोई मॉलिक्यूल मूव हो रहा है तो उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। न्यूट्रल सल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। यानी जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा क्वांटिटी में कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है वहाँ पर से मूव होना, जहाँ पर कम सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, कम क्वांटिटी में है, उसको हम बोलते हैं क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव होना। आपको पता है इसी रीज़न की वजह से हम ब्रीथ भी कर पाते हैं। हमारे जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में से आता है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से ही होता है। Water may also move across this membrane from higher to lower concentration। Movement of water by diffusion is called osmosis। तो water का भी हमने पढ़ा था कि इसको हम osmosis बोलते हैं, जब water higher concentration से lower concentration की तरफ जाता है। As the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, जो एक्वस फेज में सल्यूबल है। अब जो एक्वस फेज में यानी वाटर में सल्यूबल है वो इस लिपिड की लेयर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए उन्हें लगते हैं प्रोटीन्स जो कि उन्हें आसानी से क्रॉस करवा दें मेम्ब्रेन के थ्रू। अ फ्यू आयंस और molecules are transported across the membrane against their concentration gradient that is from lower to higher concentration। तो जो लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं उसके लिए हमें लगता है ATP, और इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसका एग्जांपल है क्या, सोडियम पोटेशियम पंप। इसके बाद में है सेल वॉल। As you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering of for the plasma membrane of fungi and plants। तो फंगाई और प्लांट्स के बाहर होता है एक सेल वॉल जो कि नॉन लिविंग होता है नेचर में। ये प्रेजेंट होता है फंगाई में और प्लांट्स में। फंगाई में हमने पढ़ा था सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, प्लांट्स में बनी होती है चार चीज़ों की, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन्स और पेक्टिन। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल बट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। यानी सेल वॉल का काम सिर्फ और सिर्फ सेल को शेप देने का नहीं है, उसके अलावा सेल को प्रोटेक्ट करके रखना भी सेल वॉल का ही काम है, अलग अलग डैमेज से, इन्फेक्शन से। ये फर्स्ट लाइन डिफेंस की तरह काम करता है। कोई भी चीज़, कोई भी इन्फेक्शन अगर प्लांट के ऊपर आता है तो उसे सबसे पहले सेल वॉल से फाइट करना पड़ता है। तो सेल वॉल उस पूरे सेल को प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती है।
It also helps in cell-to-cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules. Algae have cell wall made up of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate, while in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins. ये हमने पढ़ा था एल्गे में 3 चीज़ें होती हैं जो कि है सेल्यूलोज, पॉलीसेकेराइड्स और कैल्शियम कार्बोनेट. तो पॉलीसेकेराइड में 2 शुगर थी, गैलेक्टिन्स और मैनन्स, और उसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट और सेल्यूलोज है. और प्लांट के अंदर 4 चीज़ें वो हमने पढ़ ली हैं. द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल कॉल्ड द प्राइमरी वॉल इज केपेबल ऑफ ग्रोथ. जो हमें दिखता है छोटे प्लांट्स में, जो आपको नॉर्मली भी बार्क दिखती है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इतनी टफ लेयर उसमें प्रेजेंट नहीं होती है. which gradually diminishes as the cell matures and the secondary wall is formed on the inner towards membrane side of the cell. तो जैसे जैसे सेल बड़ा होता जाता है वैसे वैसे एक सेकेंडरी वॉल उस प्राइमरी वॉल को रिप्लेस कर देती है. तो अब जो सेल है वो हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता है. द मिडल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर. ये हमें पता ही है मिडल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट का बना है. कैल्शियम पेक्टेट का काम होता है जैसे 2 ईंट को 2 ब्रिक्स को जोड़ती है सीमेंट, वैसे ही सीमेंट का काम यहाँ पर 2 एडजेसेंट सेल को जोड़े रखने का काम कैल्शियम पेक्टेट का होता है. तो कैल्शियम पेक्टेट यहाँ पर मिडल लैमेला में प्रेजेंट होती है जो कि अलग अलग सेल्स को, नेबरिंग सेल्स को साथ में होल्ड करके रखती है. द सेल वॉल एंड मिडल लैमेला में बी ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स. आसानी से कोई भी आयन या न्यूट्रिएंट या वाटर या कुछ भी ऐसे स्मॉल सब्सटेंस है जिसको ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है प्लांट सेल्स में, क्योंकि उनके पास में प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं. यानी ये ऐसे लेयर बन जाती हैं एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म में, यानी एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में, जो कि सेल वॉल और मिडल लैमेला को क्रॉस करते हुए जाती है. राइट, तो ये काम प्लाज्मोडेस्माटा का है. अब करते हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व. तो हम यहाँ पे 26 सालों के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2000 से 2026 तक. सबसे पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल. मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन. मेजर फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर. एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल फॉर्म मीजोसोम्स. Tail towards the inner part of the lipids are hydrophobic and thus protected from aqueous medium. Glycocalyx is present on the outer surface of the plasma membrane. Choose the correct answer from the options given below. तो कौन कौन से सही आंसर्स हैं इसमें से? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 A, B एंड D. यानी ह्यूमन आरबीसी की मेम्ब्रेन 52% प्रोटीन से बनी हुई है, मेजर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में अरेंज्ड है, और जो टेल है इनर पार्ट में वो हाइड्रोफोबिक है और इसलिए वो एक्वस मीडियम से प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड फेस डिफिकल्टी टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन? सब्सटेंस सॉल्यूबल इन लिपिड, सब्सटेंस विथ हाइड्रोफोबिक मोइटी, सब्सटेंस विथ हाइड्रोफिलिक मोइटी, ऑल सब्सटेंस इज रिस्पेक्टिव ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मोइटी. यानी कौन सा सब्सटेंस डिफिकल्टी फेस करेगा सेल मेम्ब्रेन को पास करने के लिए, जिसके लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ रही थी. तो जब सब्सटेंस हाइड्रोफिलिक होगा यानी वाटर सल्यूबल होगा, यानी एक्वस फेज में सल्यूबल होगा, तब वो नहीं क्रॉस कर पाएगा. तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 सब्सटेंस विथ हाइड्रोफिलिक मोइटी. Select the correct statement from the following regarding the cell membrane. Sodium potassium ions move across cell membrane by passive transport. Lipids are arranged in bilayer with polar head towards the inner part. Proteins make up to 60 to 70% of the cell membrane. Fluid mosaic model of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें 4th ऑप्शन करेक्ट है. फ्लूइड मोसैक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन. Which one of the following structures between two adjacent cells is an effective transport pathway? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोमेलेमा या फिर प्लास्टोक्यूनोन्स. तो इसका आंसर प्लाज्मोडेस्माटा, हमने अभी पढ़ा. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ proteins embedded in a carbohydrates bilayer, phospholipids embedded in a protein bilayer, proteins embedded in a phospholipid bilayer या फिर protein embedded in a polymer of glucose molecule. तो इसका करेक्ट आंसर है proteins embedded in a phospholipid bilayer यानी ऑप्शन 3. Plasmodesmata are locomotory structures, connection between adjacent cells, मेम्ब्रेन कनेक्टिंग द न्यूक्लियस विद प्लाज्मोलेमा या फिर लिग्निफाइड सीमेंटेड लेयर्स बिटवीन सेल. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स. मिडल लैमेला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, फॉस्फोग्लिसराइड्स, म्यूरामिक एसिड या फिर हेमीसेल्यूलोज. इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम पेक्टेट. एलिमेंट नेसेसरी फॉर द मिडल लैमेला इज पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम या फिर जिंक. तो मिडल लैमेला में क्या होता है? कैल्शियम पेक्टेट. तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है 3 यानी कैल्शियम.
In fluid mosaic model of plasma membrane, phospholipids form a bimolecular layer in middle part. Upper layer is non-polar and hydrophilic. Proteins form a middle layer या फिर polar layer is hydrophobic. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, phospholipids form a bimolecular layer in middle part. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन? इसमें से कौन सी चीज़ सेल मेम्ब्रेन नहीं बनाती है? ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोलीन, फॉस्फोलिपिड्स या फिर कोलेस्ट्रॉल? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे लिखेंगे। तो ये हमारा 30% यानी मास्टर फेज़ यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब जो आखिरी 20% का परफेक्शन फेज़ है, जैसा आपको पता ही है कि आपको एक्टिव रिकॉल तरीके से रिवाइज़ करना है। आपको एक ब्लैंक शीट लेनी है, उसमें जो भी चीज़ें आपको याद आती हैं आज के लेक्चर की वो लिखनी है। जो नहीं याद आती हैं वो नोट्स में से देखकर और एनसीईआरटी में से देखकर लिखना है, याद करना है और टेलीग्राम चैनल पर सेंड करना है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा हर लाइन से एमसीक्यू मैंने फ्रेम किया हुआ है। एनसीईआरटी की जो भी लाइंस हैं इस टॉपिक की जो हमने आज कवर किया है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम ग्रुप आप नीचे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक में से डिस्क्रिप्शन में। और इस आंसर को आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।